नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है सूरज सर की पाठशाला। आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ जो कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की श्रृंखला का अगला वीडियो है। और इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे सन 1919 से 1947 यानी स्वशासन के आरंभ के काल को। इस दौरान क्या क्या घटनाएं घटित हुई, कौन कौन से संवैधानिक विकास हुए, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अंतर्गत क्या क्या हमें देखना है, किन किन बिंदुओं पर हमें बात करनी है, वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके बारे में ये कार्यकाल निश्चित करता है, तो वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम यानी भारत परिषद अधिनियम 1919 बना। इसके बारे में देखेंगे, इसके बनने की पृष्ठभूमि देखेंगे, साथ में देखेंगे साइमन आयोग को, और उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 बनने की कहानी, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना 1946 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और अंत में जो आता है 1947 से 1950 के समय का दौर यानी संविधान की रचना का दौर। इसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार 1909 का अधिनियम पारित हुआ और 1909 के अधिनियम के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां रहीं जिनके कारण से ब्रिटिश सरकार को 1909 का अधिनियम लाना पड़ा, कौन कौन से प्रावधान हुए, उन प्रावधानों का परिणाम क्या हुआ। और उसके अंतर्गत हमने जाना कि 1909 का जो अधिनियम लाया गया, भारत परिषद अधिनियम, उसके तहत अंग्रेजों ने भारतीयों के अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर फूट डालो और राज करो की नीति की शुरुआत की थी। और उसका क्या परिणाम निकला, कितना सफल रहा, उसके बारे में आज हम देखेंगे। जो कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम यानी उस रिपोर्ट के आधार पर जो भारत परिषद अधिनियम 1919 में बना, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, उसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत 1909 के उस अधिनियम के बारे में भी जानेंगे कि वो जिस उद्देश्य के लिए ब्रिटिश सरकार ने पारित किया वह कितना सफल रहा। तो वीडियो में आगे बढ़ें, इसकी चर्चा करें। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। आपके ऐसा करने से हमें नए नए वीडियो और शोधपरक वीडियो बनाने का हौसला मिलता है और उस पर हम आगे लगातार काम करते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है। देखिए, आइए चलते हैं अपने मूल टॉपिक पर और देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या रही। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ भारत शासन अधिनियम। इसको बेसिकली भारतीय परिषद अधिनियम कहा जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1919। इसके संदर्भ में व्यापक चर्चा हम करेंगे। इसके बनने की पृष्ठभूमि, किन किन कारणों से इसको बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, और उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासनकालीन भारत के इतिहास में 1909 से 1919 तक का जो समय था वो हालांकि छोटा था, लेकिन ये काल बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए 1861, 1892, 1909 में अधिनियम पारित किए और सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी भारत में सहयोग की नीति सफल नहीं रही। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए 1919 में दूसरा अधिनियम पारित करके आंशिक उत्तरदायी सिद्धांत को अपनाते हुए और शासन स्थापित करने की, शासन व्यवस्था चलाने की कोशिश की। इस अधिनियम के जन्मदाता के रूप में भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड को माना जाता है, और इन्हीं के नाम के आधार पर इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया। 1919 का एक्ट पहले के एक्टों के मुकाबले बहुत ज़्यादा व्यापक और महत्वपूर्ण था। अब इस महत्वपूर्ण होने के कारण के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो ये भी इतना महत्वपूर्ण था, उस महत्वपूर्ण अधिनियम को पारित होने के कारण क्या थे। तो देखते हैं इसके कारणों की चर्चा करते हैं हम यहाँ। सबसे पहले कारणों की चर्चा, यानी अधिनियम क्यों पारित हुआ।
इसको हम देखेंगे, इसके पारित होने के कारण कौन कौन से रहे। तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 1919 का जो अधिनियम था उसके पारित होने के बहुत सारे कारण रहे, जिसमें कि सबसे पहला जो कारण था वो था मार्ले-मिंटो सुधार के प्रति असंतोष। मार्ले-मिंटो सुधार के प्रति असंतोष का जो भाव था, पहला कारण था मार्ले-मिंटो सुधार के प्रति असंतोष। अब ये असंतोष किसमें था? ये असंतोष भारतीयों में था, क्योंकि ये मार्ले-मिंटो सुधार भारतीयों के लिए लाया गया था। और किस रूप में लाया गया? 1909 के अधिनियम के तहत लाया गया। मार्ले-मिंटो सुधार के बाद अधिनियम बना एक 1909 का परिषद अधिनियम। इसमें हमने जाना कि इस अधिनियम में क्या व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम में मुख्य रूप से बांटो और राज करो की नीति को अपनाया गया था। इसके तहत मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अब सवाल उठता है कि जब मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की शुरुआत की तो इसके प्रति फिर असंतोष क्यों था? असंतोष तो एक वर्ग का हो सकता था, लेकिन मुस्लिमों का असंतोष तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन सच बात यह है कि मुस्लिमों का भी असंतोष इसके प्रति हुआ, भले से उनके लिए अलग से पृथक निर्वाचन की प्रणाली की शुरुआत की गई हो। इसलिए इस अधिनियम से मुसलमानों का भी असंतोष हुआ और उसी का परिणाम कहीं ना कहीं 1919 के अधिनियम को लाने में अंग्रेजों को विवश होना पड़ा। देखते हैं कि वो क्यों हुआ। क्योंकि इस अधिनियम से कोई भी भारत का कोई भी 1909 के परिषद अधिनियम यानी मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के प्रावधानों से भारतवासियों का कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1900 पहले से ही भारतवासी पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन चला रहे थे। लेकिन मार्ले-मिंटो सुधार ने उनकी आशा पर पानी फेर दिया, क्योंकि उनको ऐसा तो नहीं चाहिए था जैसी व्यवस्था मार्ले-मिंटो सुधार में अंग्रेजों ने की गई थी। भारत सचिव उस समय लॉर्ड मार्ले थे। उन्होंने 17 दिसंबर 1908 में बहुत ही जोरदार शब्दों में ये घोषणा की थी कि मेरे इन सुधारों का उद्देश्य भारतवर्ष में संसदीय शासन की स्थापना करना नहीं है। इस घोषणा से राष्ट्रवादियों को बहुत ज़्यादा निराशा हुई और उन्होंने भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आंदोलन तेज कर दिया। 1909 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें मुसलमान राष्ट्रीय जीवन से अलग होने लगे और सांप्रदायिक समस्या बहुत ज़्यादा विकट हो गई। क्योंकि जब सांप्रदायिक आधार पर 1909 में मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई तो डिवाइड हो गया समाज, और जब समाज डिवाइड हुआ तो वो राष्ट्रीय जीवन से कट गए और इस तरह से एक सांप्रदायिक समस्या उठ खड़ी हुई। हालांकि इसमें निर्वाचन की जो पद्धति थी वो अपनाई गई थी। 1909 में पहली बार निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई थी, जिसकी मांग भारतवासियों द्वारा बहुत पहले से की जा रही थी। लेकिन फिर भी निर्वाचन की पद्धति अपनाने के बाद भी ये भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हुई। प्रांतीय और स्थानीय संस्थाओं पर केंद्र के नियंत्रण को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। इससे और ज़्यादा असंतोष फैला और इन्हीं वजहों से 1909 के सुधारों के प्रति भारतीयों में असंतोष बढ़ता गया, जिसके कारण सुधारों के लिए एक और उनका आंदोलन और ज़्यादा तेज हो गया। और जब आंदोलन तेज हुआ तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और दूसरा कारण यही बना, सरकार की दमनकारी नीति। सरकार जब इन सब के प्रति भारत में असंतोष बढ़ा तो सरकार ने दमन चक्र का सहारा लिया और इस दमन की नीति भी एक इसका कारण बनी। तो दूसरा कारण था सरकार की दमन नीति। सरकार की दमन नीति। अब इसके अंतर्गत क्या था? ब्रिटिश सरकार ने सुधारों द्वारा उदारवादियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। देखिए, दो चीज़ें हैं, उस समय की परिस्थिति को समझते हैं। उस समय की परिस्थिति थी कि एक तो कांग्रेस पार्टी थी और एक मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली का दल था 1906 में, जिसका गठन हुआ था ढाका में आगा खां के द्वारा, और उसी के प्रयासों से
उसी के द्वारा की गई पैरवी से 1909 में उसे पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई थी। अब यहाँ कांग्रेस जो थी वो भी, अब एक तो हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग थे, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। इसके आगे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी दो भागों में विभाजित थी। उनमें बंटवारा था वैचारिक आधार पर, एक गर्मपंथी थे और एक नरमपंथी थे। तो अंग्रेजी सरकार को गर्मपंथी किसी भी स्थिति में सहयोग नहीं प्रदान करते थे, जबकि जो गर्मपंथी थे वो अंग्रेजों को सहयोग देते थे। अब ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने क्या किया, कुछ सुधार किए जो कि उदारवादियों की मांग थी। ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार किए और सुधार करके कांग्रेस के नरमपंथी धड़े को साधने की कोशिश की। इनसे कुछ हद तक तो वो साधा गया, लेकिन गर्मपंथी जो उग्र थे वो इससे असंतुष्ट रहे और अपना असंतोष व्यक्त करते हुए आंदोलन को तेज चलाते रहे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि जहां एक और मुसलमान, 1909 के अधिनियम के द्वारा मुसलमान भी नाराज होगा, अधिनियम के प्रावधानों के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिनसे मुसलमान भी नाराज हुए और दोनों धड़े भी आपस में एक हो गए, जो कि कांग्रेस के थे, गर्म दल और नरम दल। कौन कौन सी परिस्थितियां रहीं उसको हम देखेंगे। यानी ब्रिटिश सरकार ने सुधारों द्वारा उदारवादियों को तो संतुष्ट करने और उग्रवादियों को दमन द्वारा काबू में करने की नीति को अपनाया, लेकिन वो ना तो उदारवादियों को संतुष्ट कर पाए और ना उग्रवादियों का दमन कर पाए, ना उनको कुचल पाए। इसके विपरीत उसके दमनकारी कार्यों की घोर प्रतिक्रिया उदारवादियों ने भी की। विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के कटु विरोध के कारण, बहुत ज़्यादा विरोध के बावजूद भी क्या हुआ, सरकार ने कई दमनकारी कानून इस बीच में पास किए। जैसे कि 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट पास किया, जो कि पहले के एक्टों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कठोर था। इसी तरह से 1913 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास किया। ये भी बहुत ज़्यादा दमनकारी कानून था और इससे क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन को और ज़्यादा तीव्र और क्रांतिकारी होने में प्रेरणा मिली। इससे और भड़क गए आतंकवादी, क्रांतिकारियों की आतंकवादी घटनाएं बढ़ी, राजनीतिक डकैतियाँ, हत्याएं, बमबारियाँ, ये आम बात हो गई। और हालांकि इससे सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करना आवश्यक समझा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की गतिविधियाँ और ज़्यादा विध्वंसक गतिविधियाँ और ज़्यादा तरीके से चलें। और इसी बीच जो तीसरा कारण हुआ, एक तो ये कारण थे और तीसरा कारण था जातीय भेदभाव की नीति। अंग्रेजों की जातीय भेदभाव, जातीय भेदभाव की नीति भी इस समय सुधार करने के लिए आवश्यक थी। अब जातीय भेदभाव की नीति किस प्रकार की थी? ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के प्रति जातीय भेदभाव की नीति की तो शुरुआत बहुत पहले कर दी थी, लेकिन अभी भी लगातार चलती रही। अब किस प्रकार का भेदभाव होता था, यानी यूरोपीय और एंग्लो इंडियन जो लोग थे उन्हें बिना लाइसेंस के भी बंदूक रखने, गोला बारूद रखने का अधिकार दिया गया था, जबकि भारतीयों को इस अधिकार से वंचित रखा। यहाँ तक कि सेना के उच्च पदों से भी भारतीय अधिकारियों को निकाल दिया गया। ये जातीय विभेद था और इसके प्रति भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया हुई। इसके अलावा भारतीयों की कुछ अन्य शिकायतें थीं। भारतीयों की कुछ अन्य शिकायतें, वो कौन कौन सी थी उनको देखेंगे। अब भारतीयों की कौन कौन सी अन्य शिकायतें थीं इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो कि ब्रिटिशर्स को विवश करने के लिए काफ़ी थीं कि वो कुछ और सुधार लाएं प्रशासन में। जैसे 1907 में विकेंद्रीकरण आयोग बनाया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन, और 1915 में पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। ऐसा जब किया गया तो भारतीयों को लगा कि शायद अब हमारे लिए कुछ रियायतें और कुछ विशेष कदम उठाए जाएं, लेकिन बहुत जल्दी ही भारतीयों में निराशा फैल गई, क्योंकि जैसा वो सोच रहे थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। विकेंद्रीकरण आयोग की सिफारिशें एकदम अपर्याप्त सिद्ध हुई। स्थानीय संस्थाओं पर भारतीय सरकार के नियंत्रण को ढीला करके उनको स्वायत्तता प्रदान करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया गया और लोक सेवा आयोग ने अपना कार्य करने में बहुत ज़्यादा शिथिलता दिखाई, जिसके कारण लोगों की आशाएं धूमिल हो गईं और लोग आग बबूला हो गए। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण कुछ कारण थे
उनमें अगला कारण था सरकार के प्रति मुसलमानों के रूप में परिवर्तन। सरकार के प्रति मुसलमानों के रुख में परिवर्तन आया। अब ये परिवर्तन क्यों आया, इसके बहुत सारे कारण हैं, उनकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, पृथक निर्वाचन पद्धति शुरू हो जाने के बाद मुसलमान ब्रिटिश सरकार की ओर झुक गए। उनका झुकाव ब्रिटिश सरकार की ओर हो गया। क्या सोचकर कि वो सोचने लगे कि हिंदुओं से ज़्यादा हमें तवज्जो दी जा रही है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यानी विशेष तरीके से हमें ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से अपने आप को हटाकर और ब्रिटिश सरकार की तरफ झुकाव जारी रखा। वो झुक गए और जो स्वतंत्रता आंदोलन था उससे कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को पृथक कर लिया और इस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मुस्लिम लीग ने। और उन्हें ये सोचने लगे कि हमारी तो अंग्रेज़ों के साथ मित्रता हो गई, अंग्रेज हमें विशेष दर्जा दे रहे हैं, ये सोच थी और ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम में दिखाई दी। इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे मुसलमानों में राष्ट्रीय जागरण हुआ और इसका पहला कारण था 1911 का बंगाल का एकीकरण। आपको जानकारी होगी कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। इससे मुसलमान खुश हुए, लेकिन जब 1911 में बंगाल का एकीकरण रद्द कर दिया गया, जिससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए और उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि केंद्र सरकार ने, जो सरकार है ब्रिटिश सरकार ने, उसने हिंदुओं को खुश करने के लिए उसकी क्रांतिकारी गतिविधियों से डर कर ये कदम उठाया है। और इससे जो राजभक्त मुसलमान थे वो उन्होंने सोचा कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इससे मुसलमानों का सरकार पर से विश्वास उठने लगा। और दूसरी एक घटना और ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, वो 1911-12 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक घटना घटित हो रही थी। तुर्की और इटली का युद्ध चल रहा था। अब इस अंतर्राष्ट्रीय घटना से भारत के मुसलमानों या भारतीयों का क्या लेना देना था, इसके बारे में जानेंगे। इस घटना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। देखिए, जो तुर्की था वो ऑटोमन साम्राज्य का भाग था। यहाँ का जो धर्मगुरु और शासक था वो था खलीफा। और खलीफा अरब जगत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था। दुनिया के मुसलमानों की आस्था और संवेदना खलीफा के साथ जुड़ी हुई थी। इटली चूंकि यूरोप में था और ये एक तरह से धर्म युद्ध भी था, धर्म को लेकर। अब इटली का साथ ब्रिटेन ने दिया, इससे मुसलमान नाराज हो गए। वहाँ संदेश ये पहुँचा कि ब्रिटेन तुर्की, जो कि मुस्लिम शासक है, उसको पदस्थ करना चाहता है और इससे भारत के मुसलमानों में भी अंग्रेजों के प्रति नाराजगी पैदा हुई। अब इस घटना के कारण से अगला एक 1912 में बाल्कन देशों में अंग्रेजों ने तुर्की के विरुद्ध नीति अपनाई थी। वो भी एक कारण था भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजी से नाराज करने का, और जिससे कि भारतीय मुसलमानों के मन में अंग्रेजों के प्रति संदेह पैदा हो गया कि यूरोप के ईसाई देश तुर्की की राजनीतिक शक्ति को ख़त्म करना चाहते हैं और उसको अपने अधीन लेना चाहते हैं। ये एक सबसे बड़ा कारण रहा जिसकी प्रतिक्रिया भारत में भी हुई। और दूसरी ओर क्या हुआ, राष्ट्रवादी जो पत्र और पत्रिकाओं ने भी मुसलमानों के प्रति सहानुभूति पूर्वक लेख लिखे। परिणाम ये हुआ कि मुसलमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निकट आने लगे, यानी कांग्रेस के करीब आए और जो मुस्लिम लीग का एक धड़ा था उससे दूर हो गए। मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा हिस्सा राष्ट्रवादी होने लगा, राष्ट्रवादी सोच का होने लगा इन सब घटनाओं के कारण से। और ये वो समय था जब तक कि मुस्लिम लीग पर अलीगढ़ आंदोलन का प्रभाव भी कम होने लगा था और कुछ राष्ट्रवादी मुसलमान जैसे कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली, इनका प्रभाव बढ़ गया
और इन नेताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। और इसी समय जिन्ना का भी प्रभाव बढ़ रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जान लिया जाए कि उस समय, जिस समय ये घटनाक्रम था, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के सदस्य थे और उनके बारे में कहा जाता था कि वो एक राष्ट्रवादी मुसलमान थे। वो इतने कट्टरवादी नहीं थे जो कि मुस्लिम लीग की सारी नीतियों को आंख बंद करके स्वीकार कर ले या उस पर चल पड़े। और इसीलिए सरोजनी नायडू ने उस समय कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्रवाद के अग्रदूत हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो मुस्लिम लीग के नेता थे उनकी नीति में परिवर्तन आया और परिणाम क्या हुआ। 1913 में मुस्लिम लीग ने ये घोषणा कर दी कि अंग्रेजों की छत्र छाया के नीचे रहकर ही उत्तरदायी शासन की प्राप्ति की जा सकती है। ये घोषणा बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये कल्पनातीत थी मुस्लिम लीग से, क्योंकि मुस्लिम लीग स्वशासन की बात को नहीं मानता था, उसकी मांग नहीं थी। ये मांग तो बेसिकली कांग्रेस की थी और कांग्रेस की मांग थी कि स्वशासन, और इसी मांग के प्रति अपना जो वचन था वो अब हाँ में हाँ मिला दी मुस्लिम लीग ने। ये एक संकेत था कि मुस्लिम लीग के नेता भारत के साथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ आने लगे थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले से ही अपना ये लक्ष्य बनाई हुई थी। अब उसको दोहरी मजबूती मिली और उसने मुस्लिम लीग के उद्देश्यों और नीतियों में परिवर्तन करना और स्वागत किया। इस तरह से 1909 के एक्ट में जो सांप्रदायिक एकता भंग हुई थी वह एक बार फिर से पनपने लगी। इसी बीच और एक घटनाक्रम घटित हुआ। वो घटनाक्रम था, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही घटनाक्रम घटित हुआ और वो घटना थी प्रथम विश्व युद्ध यानी प्रथम महायुद्ध की। प्रथम महायुद्ध जिसको हम प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इसका प्रभाव हुआ, ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित हुई। ये घटना देखिए, आप जानते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1918 तक चला। इसमें ब्रिटेन भी शामिल था मित्र राष्ट्रों की ओर से, और जब युद्ध में ब्रिटेन फंसा तो उसके लिए समस्या खड़ी हो गई। अब वो भारतीयों के प्रति उस प्रकार का उग्र नहीं बचा क्योंकि उसे सारा ध्यान और सारी ऊर्जा इस युद्ध में लगानी थी और साथ ही साथ उसे भारतीयों का सहयोग भी चाहिए था। और इसी निराशा और असंतोष, जो युद्ध से उपजी हुई निराशा और असंतोष था, इसी वातावरण में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना शुरू कर दिया और बहुत सारी घोषणाएं की। भारतीयों ने भी उदारता दिखाई और ब्रिटिश सरकार को भरपूर सहायता दी, ये सोचकर कि शायद हम इनके प्रति उदारवादी रवैया और सहयोगपूर्ण रवैया अपनाएंगे तो संभव है कि बहुत जल्दी हमें स्वशासन प्रदान करने। उस समय के स्रोतों से पता चलता है कि लगभग 10 लाख भारतीय देश से बाहर ब्रिटिश सरकार के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए गए थे। भारतीयों ने मिस्र में, सूडान में, फ्रांस में, बेल्जियम में, अफ्रीका देशों में, अलग अलग देशों में अपनी राजभक्ति और वीरता का ऐसा प्रदर्शन किया जिससे कि लॉर्ड कर्जन, जो कि बहुत अनुदार था, कट्टर था, वो भी प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सका। भारतीयों ने सरकार को केवल मैन पावर में ही मदद नहीं की, युद्ध के दौरान उन्होंने धन भी दिया। युद्ध में भारतीयों ने 14 करोड़ 60 लाख पाउंड की राशि उपहार के रूप में दी महामहिम की सरकार को, सम्राट की सरकार को। और इतना ही नहीं, समुद्र पार लड़ने वाले भारतीयों के लिए लगभग 3 करोड़ पाउंड खर्च देना भी स्वीकार किया, यानी उनका खर्चा करने की जिम्मेदारी भी भारत ने अपने ऊपर ले ली। रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं को बड़े बड़े चंदे दिए। उस समय भारत कुछ समय के लिए तो इंग्लैंड का साहूकार बन गया था और इंग्लैंड का कर्ज चुकाना भी भारत ने शुरू कर दिया था। और इन सेवाओं के कारण से अब ये क्यों किया भारत ने? क्योंकि उनको पता था, वो एक उम्मीद में थे कि युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिशर्स इनका बदला हमें स्वशासन के रूप में देंगे। जिस प्रकार उन्होंने दूसरे उपनिवेशों में रियायत दे रखी है, स्वशासन दे रखा है। और ब्रिटिश, ऐसा नहीं कि एक तरफा हो, ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के हृदय में भी भारतीयों के प्रति विशेष सहानुभूति इस समय पैदा हुई। इसलिए लॉर्ड हार्डिंग ने भारतीयों के साथ प्रेम और सहानुभूति का बर्ताव करना शुरू कर दिया
और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। और इतना ही नहीं, ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय समस्या को परिवर्तित बदले हुए दृष्टिकोण से सुलझाने की आवश्यकता महसूस की। पहले विश्व युद्ध ने राष्ट्रीय आंदोलन और उत्तरदायी शासन की मांग को असाधारण रूप से बल प्रदान किया। युद्ध शुरू होते ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थे एक्सविथ, उन्होंने घोषणा कर दी कि भविष्य में भारत के प्रश्न को एक नए दृष्टिकोण से देखा जाएगा। लॉर्ड जॉर्ज ने भी ये घोषणा कर दी कि सभी राष्ट्रों को अपना अपना भाग्य निर्णय करने का अधिकार है, क्योंकि ये युद्ध आत्मनिर्णय का था। मित्र राष्ट्रों ने भी घोषणा की कि वे संसार के लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। और जब ऐसी घोषणा मित्र राष्ट्रों की ओर से हुई, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था, तो भारत को भी लगा कि भारत को भी आत्मनिर्णय करने का अधिकार है। और संभव है कि जब ऐसी इनकी घोषणा है कि ये संसार के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, तो भारत को भी लोकतंत्र ये अवश्य ही प्रदान करेंगे। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने बार बार इस बात पर जोर दिया था कि जनतंत्र की रक्षा करने और पराधीन राष्ट्रों को आत्मनिर्णय करने का अधिकार देने के लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है। इसलिए भारतीयों को उम्मीद जग गई कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को भी स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा। और इससे भारतीयों ने अपनी युद्ध संबंधी सेवाओं के बदले में आत्मनिर्णय के अधिकार और उत्तरदायी शासन की मांग जारी रखी। ब्रिटिश सरकार के लिए इन मांगों के प्रति उदासीन रहना इस समय कठिन था। वो नहीं रह सकते थे, क्योंकि भारतीयों ने युद्ध काल में जो सेवा की थी वो किसी भी प्रकार से कम नहीं थी, बहुत बड़ी सेवा थी। इसलिए ब्रिटिश जो राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने अपने आप को भारतीयों का आभारी माना। इसलिए भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार से तुरंत मांग की कि भारतीयों के साथ अन्य डोमिनियन के साथ समान व्यवहार किया जाए, जैसा कि उन्होंने अन्य डोमिनियन के साथ किया हुआ है, और वैधानिक सुधार किए जाए। इस तरह से पहले विश्व युद्ध के प्रवाह के अंतर्गत भारतीयों में राष्ट्रीय जागरण और चेतना बहुत बड़े पैमाने पर आई, क्योंकि वो दुनिया में गए और वहाँ देखा कि लोकतंत्र के लिए कितना मजबूती के साथ लड़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। इन सब का परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ज़्यादा तेजी मिली, और इस तरह से ब्रिटिश सरकार के ऊपर एक दबाव ने काम किया। अगला एक जो कदम उठा वो और बड़ा था। भारत के अंतर्गत एक घटनाक्रम घटित हुआ, और वो था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। अभी तक तो वो निकट आ रहे थे, लेकिन दोनों में औपचारिक रूप से समझौता हो गया। क्या हुआ? जो घटना घटित हुई, कांग्रेस और लीग में समझौता हुआ। ये समझौता कब हुआ? समझौता हुआ 1916 में। अब ये समझौता क्यों हुआ? देखिए, कुछ संकेत ऐसे बन गए थे पहले ही कि मुस्लिम लीग का मोह भंग हुआ, और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की उस मांग के साथ समर्थन व्यक्त कर दिया जो कि स्वशासन की थी। कांग्रेस ने भी उदारवादी रवैया अपनाया और मुस्लिम लीग की मांग के प्रति समर्थन व्यक्त किया। अब मुस्लिम लीग की मांग क्या थी? मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। कांग्रेस ने भी इस मांग के प्रति समर्थन दिया, लेकिन यहाँ शब्दों का खेल हुआ। कांग्रेस ने मुसलमान शब्द प्रयोग न करके अल्पसंख्यक शब्द प्रयोग किया। ये कहा कि अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में यथासंभव प्रतिनिधित्व दिया जाए, और उससे लीग संतुष्ट हुआ। तो एक दूसरे की मांगों को दोनों समर्थन देने पर राजी हुए, और इस तरह से 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों के बीच में समझौता हुआ। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, जिससे ब्रिटिश सरकार को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ही तो उन्होंने 1909 का अधिनियम लेके आए थे। वो अधिनियम में किए गए प्रावधानों का कोई लाभ नहीं मिला, और बहुत जल्द कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करने लगे, और एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। चूंकि ये दौर प्रथम विश्व युद्ध का था, और इस दौरान मुसलमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के करीब पहले से ही आने लगे थे। 1917 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक अधिवेशन हुआ बम्बई में। ये 1917 में हुआ था, बम्बई में 1917 में हुआ। इसमें सैद्धांतिक रूप से ये मांग मान ली गई कि दोनों की मांगों को एक दूसरे का समर्थन दिया जाएगा, और इससे सांप्रदायिक एकता और ज़्यादा बढ़ गई। इस समय कमेटी नियुक्त की गई, जिसे कांग्रेस
के परामर्श से भारत के लिए एक संवैधानिक योजना तैयार करने का काम सौंपा गया। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक संयुक्त अधिवेशन हुआ, जिसमें कमेटी द्वारा तैयार की गई योजना प्रस्तुत की गई। इस योजना के आधार पर दोनों दलों में समझौता हुआ, जिसे कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन और पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को और मुसलमानों को उनकी आबादी से अधिक प्रतिनिधित्व देने को स्वीकार कर लिया, यानी अल्पसंख्यकों को। और इसके बदले में लीग ने क्या किया? कांग्रेस की स्वराज्य की मांग का समर्थन कर दिया। 1916 का ये समझौता भारत के राष्ट्रीय इतिहास में एक महान घटना है। ये समझौता 1916 में हुआ और हमने जैसा कि बताया कि ये भारत के इतिहास में, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जिसने कि दो बड़े संप्रदायों को एक कर दिया। हालांकि एकता प्राप्त करने का इसका बहुत बड़ी कीमत बाद में चुकानी पड़ी। ये एकता बहुत लंबे समय नहीं चल पाई और कांग्रेस को इसी का बाद में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसके कारण से देश का विभाजन भी हुआ, और वो था सांप्रदायिक मांग को प्रश्रय देना। इसी समय अगली और एक घटना तो ये घटी, कांग्रेस के अंदर जो गरम दल और नरम दल थे वो भी एक हो गए। तो अगला घटना क्या हुई? नरम दल और गरम दल में भी समझौता हो गया। इससे कांग्रेस की भी मजबूती बढ़ी, यानी कांग्रेस भी एकजुट हो गई, और ये भी 1916 में ही हुआ। अब इससे क्या हुआ? ये क्यों हो पाया? क्योंकि अब ये दोनों दल अलग अलग हुए थे। कब? 1907 में सूरत के कांग्रेस के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में बंटवारा हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, क्योंकि दोनों का विचार अलग था, दोनों की मांगें अलग थी। किस प्रकार की नीति अपनाई जाए अंग्रेजों के विरुद्ध, इस बात को लेकर दोनों में मतभेद था, और इसीलिए 1907 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया। और इतने लंबे समय के बाद, यानी 1907 से 16 तक ये परिस्थितियां बनी रही, लेकिन 16 में कुछ और 16 के आसपास, 1916 के आसपास कुछ ऐसी स्थितियां बनी जिससे कि दोनों एक साथ आ गए। वो कौन कौन सी थी? अब इन दोनों दलों को मिलाने के लिए सर विलियम वेडरबर्न ने प्रयास किए थे, जो कि सफल नहीं हो पाए। पहला विश्व युद्ध चल रहा था और इसी दौरान तिलक की रिहाई के समय दोनों दलों को मिलाने के प्रयास शुरू हुए। तिलक 6 साल से बंद थे। तिलक जेल से छूटे, और चूंकि तिलक उग्रवादी दल के थे और उस समय तक गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो चुकी थी। ये फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी थे। तिलक गरम दल के नेता थे। तिलक जेल से आए और इसी समय एनी बेसेंट और कुछ अन्य राजभक्तों ने प्रयास किया, और 1916 में इन प्रयासों से दोनों दलों के नेताओं के बीच में समझौता हो गया, क्योंकि कुछ नेता जो नहीं चाहते थे, जैसे कि गोखले और फिरोज शाह मेहता, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो अब थोड़ा सा परिस्थितियों में अंतर भी आया। और इस नई व्यवस्था में जो दोनों में समझौता हुआ, इससे राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, क्योंकि एकता बढ़ गई। एक तो कांग्रेस के अंदर बढ़ी और दूसरे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों भी साथ हो गए थे। इन वर्षों में लीग, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच और कांग्रेस के भीतर के जो नरमपंथी और उग्रपंथी पक्ष था, उनको एक होने से राष्ट्रीय एकता बढ़ गई और भविष्य के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बनकर आई। और इसी समय एक अगला आंदोलन शुरू किया गया, और वो आंदोलन था होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन, इन सब की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि यही सब कारण ऐसे थे जो कि 1919 के सुधार के लिए जिन्होंने आधार का काम किया। अब होम रूल आंदोलन के अंतर्गत, यानी युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने अपने आश्वासनों को पूरा नहीं किया, जो आश्वासन दिए थे, जिस उम्मीद में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया महायुद्ध में, पहले विश्व युद्ध में। उसके बाद युद्ध समाप्त हो गया 1918 में, लेकिन अंग्रेजों ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसलिए एनी बेसेंट ने मद्रास में और तिलक ने
बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में होम रूल लीग की स्थापना की। और होम रूल लीग की स्थापना करने के बाद होम रूल आंदोलन शुरू कर दिया भारत में स्वशासन प्राप्त करने के लिए। एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से यह आंदोलन बहुत ही बड़ा हो गया, तेज हो गया। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए कड़े कदम उठाए, सभाओं पर रोक लगा दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचल दिया, लेकिन फिर भी ये भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना और जागृति विकसित करने में सफल रहा। केवल इतना ही नहीं, इस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय एकता और सभी नेताओं को एक सूत्र में बांधने का काम इस होम रूल आंदोलन ने किया था। इसी बीच मेसोपोटामिया में एक दुर्घटना होती है, उसने भी इस एक्ट को, इस परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी मेसोपोटामिया की दुर्घटना। ये क्या थी, इसको देखेंगे। मेसोपोटामिया की दुर्घटना। मेसोपोटामिया की दुर्घटना, ये भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा इसका। अब ये क्या थी कि तुर्की के विरुद्ध ब्रिटिश अभियान पूरी तरह से भारत सरकार के हाथों में छोड़ दिया गया, क्योंकि मुसलमान यहाँ विरोध कर रहे थे और भारत सरकार से कहा गया कि आप तुर्की विरोधी, तुर्की के विरुद्ध इंग्लैंड की नीति है उसको डील करना है भारत सरकार को, ये जिम्मेदारी दी गई। अब भारत सरकार उसको सही से डील नहीं कर पाई, उसमें आशातीत सफलता प्राप्त नहीं कर पाई, इसलिए एक कमीशन, एक आयोग गठित किया गया। और जिस मेसोपोटामिया आयोग ने एक रिपोर्ट दी 1917 में कि जो राज्य प्रणाली है, भारत की राज्य प्रणाली, ब्रिटिश सरकार की प्रणाली, उसकी बहुत ज़्यादा निंदा की और उसकी कटु आलोचना की और कहा कि मेसोपोटामिया अभियान के विनाशकारी अंत के लिए भारतीय सरकार को पूरी तरह से उत्तरदायी ठहराया गया। और इस रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप भारत में राजनीतिक सुधारों की मांग भी को बल मिल गया। इस कमीशन ने भारतीयों को पूरी तरह से पूर्ण स्वराज्य देने की सिफारिश की। मॉन्टेग्यू, जो उस समय भारत में उप सचिव था, उसने एक भाषण में ये कहा कि यदि आप भारतीयों को राज्य भक्ति का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही उन्हें शासन का अधिकार देना होगा। यदि आप प्रचलित पद्धति से उचित सुधार नहीं करेंगे तो आपको शासन प्रबंध में कठिनाइयाँ आएंगी। मॉन्टेग्यू ने अपनी ये टिप्पणी में चेतावनी भी दी कि आधुनिक अनुभव की दृष्टि को में रखते हुए यदि आप इस सदियों पुरानी भारी भरकम मशीन को नया रूप नहीं देने को तैयार नहीं है तो मैं समझता हूं कि आप भारतीय साम्राज्य के भाग्य पर नियंत्रण रखने के अपने अधिकार को खो बैठेंगे। ये मेसोपोटामिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था। और जो अगली बात ऐसी थी जिसके कारण से और सुधारों को बल मिला, वह था केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों द्वारा ज्ञापन। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों द्वारा ज्ञापन, ये ज्ञापन दिया गया। और ज्ञापन में क्या कहा गया था, जब केंद्रीय विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों को ये पता लगा कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने ब्रिटिश सरकार के पास सुधारों के लिए एक प्रस्ताव भेजा है, तो उनमें से 19 सदस्यों ने सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें युद्ध के बाद सुधारों के लिए प्रस्ताव दिए गए थे कि कौन कौन से प्रस्ताव किए जाने हैं। इनमें मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और तेज बहादुर सप्रू जैसे व्यक्तियों ने ये ज्ञापन प्रस्तुत किया था। इनमें कुछ सुझाव दिए गए थे, जैसे कि कार्यकारिणी और विधान परिषदों में कम से कम आधी संख्या में भारतीय होने चाहिए, विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, विधान परिषदों में अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिसकी बात हमने की थी। मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के स्थान पर अल्पसंख्यक शब्द प्रयोग किया गया, जो कि यहाँ ज्ञापन में इसको शामिल किया गया। और भारत सचिव का पद समाप्त किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत सचिव को जो वेतन मिलता था वो भारतीय कोष से मिलता था, जबकि ये तो भारत सचिव ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का सदस्य होता था।
तो बात ये थी कि जब ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य है तो इसको भारत से क्यों वेतन दिया जाता है? ये ब्रिटेन के कोष पर भारित होना चाहिए इसका वेतन, इसलिए इसका पद ही समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि अतिरिक्त बोझ था भारतीय खजाने पर, भारतीय धन का नुकसान होता था। और अगला जो दिया गया था ज्ञापन में बिंदु कि प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए, पूर्ण स्वायत्तता दी जाए और स्थानीय शासन फौरन लागू किया जाना चाहिए यहाँ। और साथ ही कहा गया कि सेना में भारतीयों को बड़े पदों पर यूरोपीय लोगों के समान नियुक्ति देनी चाहिए। इन ज्ञापन देने वालों ने ये घोषणा की कि केवल उत्तम सरकार या कुशल शासन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी सरकार की आवश्यकता है जिसे जनता स्वीकार करे और जनता के प्रति जो उत्तरदायी हो। उत्तरदायी शासन की मांग की गई। इस ज्ञापन के बारे में लिखा गया है कि ये बहुत योग्यता और तर्क से लिखा गया था। जो मांगें रखी गई इसमें बहुत ज़्यादा तर्क के साथ और बहुत ज़्यादा योग्यता के साथ इस ज्ञापन को तैयार किया गया था। उस समय भारतीय जनता की जो मांगें थीं उनका एक महत्वपूर्ण विवरण है ये ज्ञापन। इसी तरह एक ज्ञापन और दिया गया जो कि ड्यूक द्वारा दिया गया था। ड्यूक का ज्ञापन भी यहाँ संज्ञान में लिया जाना बहुत जरूरी है। ड्यूक द्वारा ज्ञापन, ड्यूक द्वारा भी ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में क्या कहा गया था, पहले ये जान लेते हैं कि ड्यूक दरअसल है कौन था ड्यूक। ड्यूक बंगाल का जो भारत परिषद थी, बंगाल के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर और भारत परिषद के सदस्य, ये भारत परिषद का सदस्य था जो कि होता था 15 सदस्यीय परिषद होती थी, उसका सदस्य था और भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुका था। 1915 में भारतीय समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन इसने प्रस्तुत किया। उसने भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया था, जो कि लागू हुई 1919 के अधिनियम द्वारा। और जो आंशिक रूप से उत्तरदायी है उसमें कहा गया कि जो कि आंशिक रूप से उत्तरदायी होनी चाहिए। उसकी राय में पूर्ण उत्तरदायी सरकार उचित नहीं है तब तक जब तक कि भारतीयों को पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना का अनुभव ना हो। इसलिए ये देखा गया कि आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की शुरुआत की जाए, ऐसा ड्यूक द्वारा ज्ञापन में दिया गया। और ऐसा लगता है कि इस बात को मान लिया गया और दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत भारत में प्रांतीय स्तर पर की गई थी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। इन सब के बीच में ही अब आती है मॉन्टेग्यू की घोषणा, जो कि 20 अगस्त 1917 को हुई। बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है मॉन्टेग्यू की घोषणा। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इस घोषणा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान 20 अगस्त 1917 को की गई है। ये घोषणा 20 अगस्त 1917 को की गई। क्या प्रावधान था इसमें, और ये एक आधार बनी 1919 के अधिनियम की। इसको हम देखेंगे कि ये 1919 के अधिनियम की का एक आधार बनी। क्या क्या प्रावधान थे, क्यों ये घोषणा की गई और मॉन्टेग्यू ने क्या कहा, और मॉन्टेग्यू था कौन। 1917 में जो मित्र राष्ट्रों की हार हो रही थी और दूसरी ओर भारत में होम रूल आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समस्या पर बड़ी गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया। सरकार ने एक नीति की घोषणा करके भारतीय जनमत को अपने पक्ष में करने की आवश्यकता महसूस की, ताकि युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जाए, क्योंकि भारतीयों के सहयोग के बगैर शायद वो मित्र राष्ट्रों की सेना, ब्रिटेन की सेना नहीं जीत सकती थी। ब्रिटिश मंत्रिमंडल से इस पर विचार विमर्श किया गया और भारत सचिव उस समय थे चेम्बरलेन, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उनके स्थान पर मॉन्टेग्यू को भारत सचिव बनाया गया। तो जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत सचिव थे, चेम्बरलेन के स्थान पर उस समय बने थे। वो उनका रवैया उदार था, वो भारतीयों की मांगों के प्रति उदारवादी रुख रखते थे। ऐसा उनका मानना था कि भारतीयों की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। और भारत वो जो चेम्बरलेन द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया था उसमें मॉन्टेग्यू ने कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने उसमें कुछ बदलाव किया। उसमें उत्तरदायी शासन की जो मांग लिखी हुई थी उसके स्थान पर उसने उस शब्द को हटाकर स्वायत्त शासन शब्द लिखवा दिया गया। लॉर्ड कर्जन ने जरूर
उसमें बदलाव किया। अगर लॉर्ड कर्जन द्वारा बदलाव न किया जाता तो संभव है कि 1919 में ही उत्तरदायी शासन भारत को प्राप्त हो जाता। और उसी आधार पर 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने अपना प्रसिद्ध घोषणा की, जिसे कि अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। इसे अगस्त घोषणा भी कहते हैं क्योंकि ये 20 अगस्त 1917 को हुआ। इसको अगस्त घोषणा के अन्य नाम से भी जाना जाता है। यह अगस्त घोषणा थी। अब इसमें क्या घोषणा की थी कि महामहिम की सरकार की नीति है जिससे कि भारत सरकार पूरी तरह सहमत है, और वो ये है कि प्रशासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों को अधिक से अधिक सम्मिलित किया जाए और स्वायत्त शासित संस्थाओं का इस उद्देश्य से क्रमिक विकास किया जाए कि भारत में अधिकाधिक उत्तरदायी सरकार बनाई जा सके जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग हो। उसने निर्णय किया है कि इस दिशा में महत्वपूर्ण और बड़े कदम उठाना बहुत आवश्यक है। काफ़ी लंबी घोषणा थी, लेकिन मूल बात यही है जो हमने बताई कि उत्तरदायी शासन के लिए स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार, महामहिम की सरकार तैयार हो गई, सहमत हो गई। अब 1917 की इस घोषणा से भारतीय इतिहास में एक विशेष महत्व है इसका। इस कंपनी ने सम्राट को, ये कंपनी से सम्राट को हस्तांतरण के बाद अंग्रेजों द्वारा जारी की गई पहली महत्वपूर्ण घोषणा थी। यह ऐतिहासिक घोषणा भारतवर्ष के स्वतंत्र होने तक ब्रिटिश सरकार की भारत संबंधी नीति की आधारशिला बनी रही। मैरी जोन्स ने इस संबंध में लिखा है कि 1917 के उपरांत प्रमुख समस्या ये नहीं थी कि अधिराज्य को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, बल्कि समस्या ये थी और सत्ता के हस्तांतरण के मार्ग को खोजने की, यानी कि सत्ता का हस्तांतरण किया कैसे जाए। सत्ता के हस्तांतरण की बात खोजी गई कि सत्ता का हस्तांतरण किस प्रकार होना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से सहमति बन चुकी थी कि भारतीयों को शासन प्रणाली में अधिक से अधिक सहयोगी बनाया जाए। इस घोषणा में केवल उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था, औपनिवेशिक शासन या स्वशासन शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं किया गया। फिर भी इस घोषणा से ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि एक दिन भारत को स्वायत्त शासन जरूर मिलेगा। इस तरह से इस घोषणा ने भारतवर्ष को स्वतंत्रता के मार्ग पर ले जाकर खड़ा कर दिया। इस घोषणा के बाद ब्रिटिश सरकार के पास भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया था। 1919 के एक्ट के द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना की दिशा में ये पहला प्रयास था। 1909 और 1912 में जो बात बिल्कुल असंभव लग रही थी, 1917 में वही व्यावहारिक लगने लगी थी कि हाँ, ये अब हो सकता है। इसलिए उदारवादी दल के नेताओं ने इसका स्वागत किया और इसे भारत का महाधिकारी पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहकर पुकारा। मॉन्टेग्यू ने इस घोषणा से यह भी स्पष्ट कर दिया कि एक संयुक्त मोर्चे का निर्माण करके भारतीय ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगें मानने के लिए बाध्य कर सकती है। हिंदू मुस्लिम संयुक्त मोर्चे की मांगों की अवहेलना करना भारत के लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, संभव ही नहीं था। ये घोषणा हिंदू मुस्लिम एकता की विजय के रूप में देखी गई क्योंकि उसी का परिणाम था जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक मंच पर आई थी। इस घोषणा से भारतीयों ने यह अनुभव किया कि अब आगे से सेना सहित प्रशासन के सभी विभागों में उनको शामिल किया जा सकेगा। इसके अलावा अब अपने ही देश में उनके साथ अपरिचितों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकेगा। मॉन्टेग्यू की इस घोषणा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक संघर्ष के लिए एक बहुत बड़ा हथियार और आधार प्रदान कर दिया था। इस घोषणा के बाद कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से मांग करने लगी और लगातार करती रही कि विकेंद्रीकरण की दिशा में उचित कदम उठाए जाएं। इस तरह से इस घोषणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नैतिक रूप से काफ़ी बल मिला और उसमें वृद्धि हुई, जिसके कारण वह जनता में लोकप्रिय हो गई। कांग्रेस का ग्राफ लोकप्रियता लोगों में बढ़ती चली गई और इस घोषणा के बाद ब्रिटिश सरकार भी का ये कर्तव्य बन गया, एक जिम्मेदारी बन गई कि वो अपने इस घोषणा में दिए गए वचन को पूरा करे। इस तरह से जो अगस्त घोषणा हुई उसने बहुत हद तक भारतीयों के स्वशासन का रास्ता साफ कर दिया। अब इतनी अच्छी बातें इसमें की गई थी, भारतीयों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन फिर भी ये देखा गया कि अगस्त घोषणा जो कि मॉन्टेग्यू की घोषणा थी उसमें कुछ कमियां थी। उनको हम देख लेते हैं कि अगस्त घोषणा की कमियां कौन सी थी। तो अगस्त घोषणा की कमियां यानी मॉन्टेग्यू घोषणा
या अगस्त। कमियां, इन सब के बावजूद भी बहुत सारी कमियां इसमें थी। वो कमियां कौन कौन सी थी, इसके दोष कौन कौन से थे, उसको देख लेते हैं। हालांकि इस घोषणा में बहुत सारी अच्छी बातें कही गई थी, फिर भी इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये त्रुटि रहित था, इसमें कोई दोष नहीं थे। कौन कौन से दोष थे? इस घोषणा में जो उत्तरदायी शासन की स्थापना की नीति के क्रियान्वयन के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई थी कि कब तक उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाएगा। सैद्धांतिक रूप से इसको मान लिया गया था, लेकिन समय सीमा नहीं दी गई, ये सबसे बड़ा दोष था। और एक प्रगति का एक निर्णायक, ये हर एक प्रगति का मत एक निर्णायक ब्रिटिश सरकार थी, और ये व्यवस्था स्वतंत्रता की भावना के खिलाफ थी। यानी सारे निर्णय किसे लेने? ब्रिटिश सरकार को लेने हैं। इसमें भारतीयों का कोई योगदान नहीं था, भारतीयों की कोई हस्तक्षेप नहीं था। ये बात भी इसकी कमियों में शामिल होती है। इस घोषणा में यह भी कहा गया था कि भविष्य की प्रगति भारतीयों के सहयोग पर निर्भर करेगी और उनकी उत्तरदायित्व की भावना पर निर्भर करेगी। यानी भारतीयों के ऊपर ही ये जिम्मेदारी डाली गई कि भारतीयों का व्यवहार भविष्य के लिए सरकार के प्रति कैसा रहता है, वही बात ये तय करेगी कि उनको उत्तरदायी शासन कब प्रदान किया जाए। अब इसका कोई पैमाना नहीं था कि अंग्रेज सरकार तो ये दोष लगाकर कि भारतीयों ने तो सहयोग किया ही नहीं है, इस मांग को और इस व्यवस्था को अनंत काल तक टाल सकती थी। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। इसी तरह इस घोषणा में जो दोष विद्वान थे, बहुत ज़्यादा कमियां थीं, इन सब के बावजूद भी ये अब तक की सबसे बड़ी घोषणा थी जो कि भारतीयों को एक उम्मीद बंधा सकती थी। बहुत बड़ी उम्मीद भारत को हुई थी। इसी बीच में एक योजना आती है जिसको कि हम कहते हैं मॉन्टफोर्ड योजना। मॉन्टफोर्ड योजना ये आधार बनती है 1919 के अधिनियम की। मॉन्टफोर्ड योजना इसको देखेंगे, ये मॉन्टफोर्ड योजना क्या है। अगस्त घोषणा के केवल 3 महीने बाद ही मॉन्टेग्यू भारत आए, जो कि भारत सचिव थे। आने से पहले उन्होंने ब्रिटेन में कहा था कि मेरी यात्रा का ये मतलब यह है कि हम कुछ करने जा रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि भारत में मैं कुछ करने जा रहा हूँ। इंग्लैंड खाली हाथ और कुछ साधारण वस्तु लेकर नहीं लौट सकता। जिस वस्तु को लेकर मैं लौटूंगा उससे नए युग का निर्माण होना चाहिए, अन्यथा जो मेरे प्रयास हैं वो विफल हो जाएंगे। उस वस्तु को भारत के भावी इतिहास में कुंजी के समान होना चाहिए। ये कहा, तब लगा कि शायद कुछ ठोस होने वाला है। इस तरह मॉन्टेग्यू सुधार लाने के नियत और नीति के साथ भारत आए। उन्हें भारत में ब्रिटिश जो नौकरशाही थी उसके विरोध का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि अधिकांश जो अंग्रेज शासक और नौकरशाह थे भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। और मॉन्टेग्यू ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड और भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किया। देखिए, मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड कौन थे? चेम्सफोर्ड थे वायसराय। तो मॉन्टेग्यू भारत सचिव ने यहाँ आकर गवर्नर जनरल यानी वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ विचार विमर्श किया यहाँ की नीतियों और योजनाओं के प्रति, और साथ ही साथ भारतीय नेताओं से भी विचार विमर्श किया और नौकरशाही से भी उन्होंने इस समस्या के बारे में बातचीत की। और उसके बाद उन्होंने वायसराय और कुछ अधिकारियों से परामर्श करने के बाद 8 जुलाई 1918 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये सवाल आता है कि मॉन्टेग्यू ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 8 जुलाई 1918 मॉन्टेग्यू रिपोर्ट। प्रस्तुत की। 8 जुलाई 1918 को मॉन्टेग्यू ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इसके बाद और इसी रिपोर्ट को मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से सिफारिशें की
उन सिफारिशों को जान लेते हैं। इसमें कहा गया है कि स्थानीय संस्थाओं पर जनता का नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए और जहाँ तक हो सके उन्हें बाहरी नियंत्रण से मुक्त रखा जाए। प्रांतों में तुरंत उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए कदम उठाए जाएं। उत्तरदायित्व के कुछ अधिकार तो तुरंत दिए जाएं और पूर्ण उत्तरदायित्व जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल हो उनको सौंप देना चाहिए। प्रांतीय सरकार को केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से मुक्त और स्वतंत्र किया जाए। भारत सरकार ब्रिटिश संसद के प्रति पूर्ण उत्तरदायी हो, लेकिन जो अनिवार्य विषय हैं उसमें उनकी शक्ति बनी रहनी चाहिए, ऐसी सिफारिश इसमें की गई थी। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों और कार्यों में वृद्धि की जाए और उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। धीरे धीरे भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों पर भारत सचिव और संसद का नियंत्रण कम किया जाए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट ये पूरी तरह से उदारवाद पर आधारित थी। अब इस रिपोर्ट के आधार पर ही 1919 का अधिनियम पारित किया गया। अब हम देखते हैं कि अधिनियम किन परिस्थितियों में पारित किया गया। 1919 का अधिनियम पारित किया जाना। इतनी सब प्रोसेस के बाद बारी आती है 1919 का अधिनियम पारित करने की ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 1919 में एक अधिनियम पारित किया जिसे भारत सरकार या भारत परिषद अधिनियम 1919 कहा गया। साथ ही इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अधिनियम 1921 में इम्प्लीमेंट होना था, इम्प्लीमेंट किया गया, 1919 में पारित हो गया, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन का जो साल था वो 1921 निर्धारित किया गया। 1919 का एक्ट हमारे संवैधानिक विकास में एक बहुत बड़े दौर का सूचक था। इसके द्वारा भारत के प्रशासनिक ढांचे में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। अब जो बदलाव किया गया वो उसकी विशेषताओं से समझ में आता है। तो हम देखते हैं अधिनियम की विशेषताओं के बारे में। इस अधिनियम में कौन कौन सी विशेषताएं दी गई थी। अधिनियम की विशेषताएं, तो जो विशेषताएं थीं उनको हम देखते हैं कि दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहली प्रांतों से संबंधित और दूसरी केंद्र से संबंधित। पहली विशेषताएं प्रांतों से संबंधित और दूसरी हैं केंद्र से संबंधित। एक एक करके दोनों के बारे में जानेंगे कि इनके बारे में कौन कौन से प्रावधान इस अधिनियम में किए गए थे, प्रांत और केंद्र के अलग अलग। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। यानी प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, लेकिन ये पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं थी। इसके अनुसार प्रांतीय कार्यपालिका को दो भागों में बांट दिया गया। प्रांतीय कार्यपालिका दो भागों में बांट दी गई और वो कौन कौन से भाग थे उनको हम देखते हैं। प्रांतीय कार्यपालिका के दो भाग कर दिए गए। जिसमें एक भाग पार्षद यानी काउंसलर्स और दूसरा भाग था मंत्रीगण का। यानी मिनिस्टर्स। इस तरह से दो भागों में प्रांतीय कार्यपालिका को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो पार्षद होंगे और एक मंत्रीगण होंगे। अब पार्षद कौन होंगे? एक ऐसा भाग जो कि केवल गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था,
जो काउंसलर हैं, पार्षद हैं, ये गवर्नर के प्रति उत्तरदायी बनाए गए और दूसरा भाग विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। और साथ ही साथ प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में बांटा गया। कार्यपालिका को दो भागों में बांटा ही गया, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया और वो दो भाग थे प्रांतीय विषयों को। कौन कौन से थे? पहला हस्तांतरित, पहला संरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। अब ये क्या था, इसको हम देखते हैं। संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, इन दो में बांट दिया गया। संरक्षित विषय कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के जिम्मे दिए गए थे, जिनको हम काउंसलर कहते हैं, और जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे, और इन पर व्यवस्थापिका सभा का कोई नियंत्रण नहीं था। जो लेजिस्लेटिव थी उसका कोई नियंत्रण इन पर नहीं होता था। लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे वो लोकप्रिय मंत्रियों को दिए गए थे, जो कि व्यवस्थापिका के प्रति और निर्वाचित बहुमत में से चुने जाते थे और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस तरह से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के साथ ही आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। इसी को हम जो डिवाइडेशन किया गया, कार्यपालिका को दो भागों में बांटा और प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा, संरक्षित और हस्तांतरित, इनके लिए अलग अलग, यानी गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी पार्षदों को और मंत्रीगणों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। यही द्वैध शासन कहलाता है और आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन कहलाता है। ये व्यवस्था प्रांतों में की गई और विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। विकेंद्रीकरण की नीति के अंतर्गत क्या किया गया? प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए उन पर केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को कम कर दिया गया। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच विषयों का विभाजन किया गया, विषय बांट दिए गए। हस्तांतरित विषयों में प्रशासन में प्रांतों को बहुत हद तक स्वायत्तता दे दी गई। केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना भी प्रांतीय विषयों पर से संबंधित विधेयक प्रांतों में प्रस्तुत किए जा सकते थे। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। प्रांतों को पहली बार ऋण लेने यानी लोन लेने और कर लगाने का अधिकार भी दे दिया गया। इतनी भी स्वायत्तता उनको दी गई। हालांकि भारत सरकार की सर्वोच्चता अभी भी बनी रही, फिर भी प्रांतों को निजी क्षेत्रों से में कार्य करने की पर्याप्त स्वतंत्रता इस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई। अब इसी के साथ केंद्र में अनुत्तरदायी सरकार। अब केंद्र के लिए क्या किया गया? केंद्र के लिए किया गया कि केंद्र में अनुत्तरदायी सरकार बनी रही। केंद्र में अनुत्तरदायी सरकार बनी रही, वहां उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की गई। यानी इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय सरकार के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हालांकि केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा का विस्तार तो कर दिया गया और उसके अधिकारों में भी वृद्धि कर दी गई, लेकिन गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी के सदस्य केंद्रीय विधानमंडल के नियंत्रण से अभी भी मुक्त बने हुए थे। उनको नियंत्रण में लेने के लिए कोई भी व्यवस्था इस अधिनियम में नहीं की गई थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी होते थे और केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के प्रति बिल्कुल भी नहीं। ये एक अनुत्तरदायी सरकार थी। इस तरह से केंद्र में पहले की तरह अनुत्तरदायी सरकार इस समय तक बनी रही। केवल प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना इस अधिनियम के द्वारा की गई थी। अब केंद्रीय विधान परिषद में कुछ बदलाव किए गए थे, उसको हम देखते हैं कि इस अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद के बारे में क्या व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय विधान परिषद में बदलाव। केंद्रीय विधान परिषद में कुछ बदलाव किए गए। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर पहली बार एक 2 सदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। यानी केंद्रीय जो विधान परिषद थी इसमें 2 सदन बना दिए गए।
पहले एक सदन होता था, अब 2 सदन कर दिए गए इस केंद्रीय विधान परिषद के। अब 2 सदनों को किस प्रकार डिवाइड किया गया, इन दोनों सदनों के नाम, एक को रखा गया, एक को नाम दिया गया राज्य परिषद, और दूसरे को नाम दिया गया राज्य विधानसभा। यानी राज्य परिषद और विधानसभा में केंद्रीय विधान परिषद को डिवाइड कर दिया गया। इनका स्ट्रक्चर कैसा रखा गया, राज्य परिषद में कितने 60 सदस्य रखे गए, यानी राज्य परिषद में 60 सदस्य होंगे। इन 60 में क्या होगा, 27 मनोनीत होंगे और 33 निर्वाचित, यानी 27 मनोनीत और 33 निर्वाचित। ये बदलाव किया गया विधानसभा में। अब विधानसभा में 140 सदस्यों की व्यवस्था की गई। विधानसभा में 140 सदस्य होंगे, इनमें से 57 निर्वाचित, 57 निर्वाचित और शेष बाकी मनोनीत। ये इस अधिनियम के द्वारा व्यवस्था की गई। प्रश्न आता है कि केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनीय किस अधिनियम द्वारा बनाया गया, बताइए। तो इसका उत्तर होगा 1919 का अधिनियम, यानी मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार अधिनियम अथवा भारत परिषद अधिनियम 1919। इस तरह से हमने देखा कि जो निर्वाचित सदस्यों का इसमें बहुमत रखा गया, और इस तरह से जो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति थी, चूंकि ये निर्वाचित यहाँ से भी होने हैं और 57 विधानसभा में भी निर्वाचित होंगे, तो इस तरह से पहली बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इस एक्ट के द्वारा की गई। अब यहाँ समझ लेना ये भूल है कि निर्वाचन आज की तरह होता था। निर्वाचन की शुरुआत तो भले की गई, लेकिन निर्वाचन बहुत ज़्यादा सीमित था। अब सीमित किस रूप में था, मताधिकार को बढ़ा दिया गया, जिससे भारतीयों की 10% जनता को मताधिकार मिल गया। जो मताधिकार दिया गया उसमें जब 10% जनता को ही मत देने का अधिकार दिया गया। मत देने का क्राइटेरिया संपत्ति रखा गया, यानी योग्यता रखी गई कि आप एक निश्चित सीमा में के अंतर्गत धनराशि सरकार को कर के रूप में देते हैं। इनकम टैक्स या अन्य क्राइटेरिया रखे गए। सदस्य इसके अलावा और किया गया कि सदस्यों को प्रश्न पूछने और पूरक प्रश्न पूछने का भी पूरा अधिकार दे दिया गया। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दे दिया, कोई भी प्रस्ताव पास करने का अधिकार दे दिया, किसी भी विधेयक और सरकार के किसी भी खर्च को वो अस्वीकार कर सकते थे। हालांकि गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार रखे गए जिससे वो विधानमंडल की उपेक्षा कर सकता था। यहाँ तक कि अगर वो चाहता कि विधानमंडल द्वारा कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया गया है, पास कर दिया गया है और वो कानून बन गया है, तो उसको रद्द कर सकता था। यहाँ तक कि अगर उसको लगता है कि कोई भी कानून बनाना है और विधानमंडल से पारित किए बगैर ही वो स्वयं वो विधेयक बना सकता था। अध्यादेश की शक्ति के अतिरिक्त इतनी ज़्यादा पावर उसको अभी भी थी, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर बनी हुई थी और वो कार्यपालिका को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता अभी भी रखता था, इन सब व्यवस्थाओं के बावजूद भी। और इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा जो एक अगला काम किया गया इन सब के अतिरिक्त, वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार। सांप्रदायिक, जिसकी शुरुआत 1909 के अधिनियम में की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। उन्नीस सौ 1909 के अधिनियम में केवल मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी। 1919 के अधिनियम में मुसलमानों के साथ साथ अन्य संप्रदायों को भी विशेष प्रतिनिधित्व की सुविधा
देना स्वीकार किया गया और भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया गया। इसमें क्या क्या शामिल था? मुसलमानों के अलावा सिखों को दिया गया, आंग्ल भारतीयों को दिया गया, यूरोपियों को दिया गया और ईसाइयों को विशेष प्रतिनिधित्व इस अधिनियम में प्रदान किया गया। भारत सचिव और ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कमी कर दी गई। क्या किया गया? भारत सचिव और ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कमी की गई इस अधिनियम द्वारा। जैसा कि मॉन्टेग्यू ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था, वो शामिल था कि ब्रिटिश संसद और भारत सचिव का नियंत्रण कम किया जाए। उसको मान लिया गया और उस मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में जो भारतीय मॉन्टेग्यू रिपोर्ट में जो दिया गया था, उसको मानते हुए गृह सरकार के नियंत्रण में कमी करने का सुझाव दिया गया था। उसे 1919 के एक्ट में अंतर्गत स्वीकार किया गया। सैद्धांतिक रूप से भारत सचिव का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार पहले की तरह बना रहा, लेकिन व्यवहार में भारत सचिव और ब्रिटिश संसद ने भारतीय प्रशासन में कम से कम हस्तक्षेप करने का निश्चय किया और इसका प्रावधान किया गया इस अधिनियम में। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हो जाने से हस्तांतरित विषयों के प्रशासन में उनका हस्तक्षेप लगभग बंद हो गया। संरक्षित विषयों पर उनका वैधानिक नियंत्रण पहले की तरह बना रहा, लेकिन एक परंपरा बन गई कि यदि किसी मामले में गवर्नर जनरल और केंद्रीय विधानमंडल एक मत हों तो भारत मंत्री और ब्रिटिश संसद द्वारा उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यानी जो पहले होता था उसके उलट, यानी गवर्नर जनरल और भारत की जो विधानमंडल है, विधान परिषद है, जो दो सदनीय है, वो एक मत हो जाए तो वो अपने लिए कोई भी कानून बना सकती हैं। उसमें ब्रिटिश संसद और भारत सचिव किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये व्यवस्था इसमें कर दी गई थी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया वो किया गया शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। अब ये शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया, इसको हम देखेंगे कि शक्तियों का विभाजन कैसे था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। वे विषय जो पूरी तरह से भारत के हितों से संबंधित थे उनको केंद्र सरकार के अंतर्गत रखा गया और जो विषय प्रांतीय हितों से संबंधित थे उनको प्रांतीय सरकार के अंतर्गत रखा गया। केंद्र सरकार के अंतर्गत जो विषय रखे गए उनमें वैदेशिक मामले, सेना, रेल, डाक और तार, सुरक्षा, दीवानी, फौजदारी कानून, आयकर, मुद्रा, व्यापार, जहाजरानी और चुंगी, क्योंकि ये संपूर्ण भारत से संबंधित थे इसलिए इनको इसके अंतर्गत रखा गया। और प्रांतीय सरकार के अधिकारों में दिया गया, कृषि को दिया गया, जंगल को दिया गया, पुलिस को दिया गया, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, भू राजस्व, सार्वजनिक कार्य, शिक्षा, अकाल पीड़ित सहायता आदि विषय ये राज्यों को दिए गए क्योंकि इनका प्रत्यक्ष संबंध राज्यों से था। इस तरह हम देखें कि प्रांतों को प्रशासन और व्यवस्थापना संबंधी बहुत सारे अधिकार इस प्रकार से दे दिए गए। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग थी भारत परिषद को खत्म करने की, उसमें भी पुनर्गठन किया गया। यानी भारत परिषद का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन अब ये भारतीयों की मांग के अनुरूप था या उससे अलग था, इसको हम देखते हैं कि भारत परिषद का पुनर्गठन किया गया। नए सिरे से इसको गठन किया गया ताकि भारतीयों की यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगों को संतुष्ट किया जा सके। भारतीयों ने पहले ये मांग की थी कि भारत परिषद जो कि इंडिया काउंसिल है उसको समाप्त कर दिया जाए। अब भारतीय क्यों ये मांग कर रहे थे? क्योंकि जो इंडिया काउंसिल के 15 सदस्य थे उनका खर्चा पूरी तरह से भारत पर भारित था, जबकि भारत को उनसे कोई लाभ नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको समाप्त किया जाए और एक्ट में उनकी ये मांग स्वीकार कर ली गई। लेकिन भारत परिषद का पुनर्गठन कर दिया गया, पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया। इस 15 में से
कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्यों की नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई। इसमें कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए थे, उनके लिए शर्त रखी गई जो नियुक्ति के समय से पहले भारत में कम से कम 10 साल व्यतीत कर चुके हों और जिनको भारत छोड़े हुए 5 वर्ष से ज़्यादा का समय नहीं हुआ हो। इस तरह से परिषद का कार्यकाल भी 7 वर्ष से घटा दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया और उनके कार्य संचालन के नियमों में भी संशोधन किया गया। तो ये एक व्यवस्था की गई भारत परिषद के पुनर्गठन की। भारतीयों की मांग थी पूरी तरह से समाप्त करने की, उसको नहीं माना गया, केवल इसका पुनर्गठन किया गया। अगली जो व्यवस्था की गई इसमें जो प्रावधान था वो था नरेश मंडल की स्थापना। नरेश मंडल की स्थापना का इस अधिनियम में नरेश मंडल की स्थापना कर दी गई। अभी नरेश मंडल क्या है? मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट यानी जो मॉन्टेग्यू रिपोर्ट थी उसमें देसी राजाओं, देखिए यहाँ जान लेना है कि जो उस समय ब्रिटिश भारत था, एक तो ब्रिटिश भारत था, एक देसी रियासतें थी। भारत में 2 तरह की शासन प्रणाली थी, एक तो जो अंग्रेजों के अधीन सीधे नियंत्रण में था और एक थे राजा नवाब, उनके अधीन देसी रियासतें। तो दोनों को मिलाकर अब इन देसी रियासतों के ऊपर से बाहर से अंग्रेजी हुकूमत नियंत्रण बनाए रखती थी और प्रशासन कर रही थी। आंतरिक प्रशासन उन देसी राजाओं का था, तो उनके भी अपने हित थे। इसीलिए मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में देसी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक नरेश मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ये देसी राजे महाराजाओं से संबंधित था, नवाबों से संबंधित था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के गठन की बात की गई थी, इसका सुझाव दिया गया मॉन्टेग्यू रिपोर्ट में और इसके अनुसार 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में इस मंडल की स्थापना की गई। कब की गई? इसके ऊपर सवाल आता है। 8 फरवरी 1921, 8 फरवरी 1921 को गठन किया गया इसका। किसका? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का, यानी नरेश मंडल का। और ये देश की आज़ादी के बाद तक भी चलती रही। इस मंडल के में 121 देसी राज्यों को सदस्य बनाया गया और इस मंडल का अध्यक्ष वायसराय होता था। मंडल वास्तव में परामर्श देने वाली संस्था के रूप में काम करती थी। तो एक ये किया गया। अगला जो प्रावधान किया गया, व्यवस्था की गई कि प्रांतीय विधान परिषदों का भी पुनर्गठन किया गया। जो प्रांतीय विधान परिषदें थी, प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन, प्रांतीय विधान परिषदों का भी पुनर्गठन किया गया। इस एक्ट द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों के पुनर्गठन का प्रयास किया गया और उनकी संख्या में वृद्धि की गई। बड़े प्रांतों की परिषदों में अधिक से अधिक 140 और छोटे प्रांतों में कम से कम 60 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई। इन सदस्यों में से कम 70% सदस्य निर्वाचित होने चाहिए थे और सरकारी सदस्यों की संख्या घटाकर 20% से अधिक नहीं हो सकती थी, ऐसा प्रावधान किया गया। बाकी जो 10% गैर सरकारी सदस्य होते थे जिन्हें प्रांतीय गवर्नर मनोनीत करता था, इस तरह की व्यवस्था इसमें की गई। इस तरह विधानसभाओं के स्वरूप को अधिक लोकतांत्रिक बनाया गया और न केवल निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया, उनके अधिकारों में वृद्धि की गई, क्योंकि यहाँ 70 सदस्यों को 70% विधान परिषदों के आकार को निर्वाचित बनाने का प्रयास किया गया। ये व्यवस्था इसके अंतर्गत कर दी गई और ये एक उत्तरदायी शासन और निर्वाचन की प्रणाली की शुरुआत थी। अगला जो कार्य किया गया वो था प्रांतीय कार्यकारिणी परिषदों में अधिक भारतीयों को शामिल करना, यानी प्रांतीय कार्यकारिणी परिषदों में अधिक भारतीयों को शामिल करना। भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान इसमें किया गया कि अधिक से अधिक भारतीय इसमें होने चाहिए। भारतीयों को
शामिल करना। ये प्रावधान भी 1919 के अधिनियम में किया गया था, क्योंकि इस तरह की जो तथ्य हैं वो अनेकों एग्जाम में पूछी जाती हैं। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों की कार्यकारिणी परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या पहले से बढ़ा दी गई। अब प्रांतीय जो परिषदें थीं उनमें मद्रास, बम्बई और बंगाल की सरकारों के आरक्षित भाग के 4 सदस्यों में से 2 भारतीय सदस्य लेने की व्यवस्था अनिवार्य बना दी गई थी। शेष जो 6 प्रांत थे जहां कार्यकारिणी परिषद में रक्षित भाग के लिए केवल 2 सदस्य होते थे, वहां 1 भारतीय सदस्य लेने की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया। इन सदस्यों की नियुक्ति भारत सचिव की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाने की व्यवस्था भी इसमें की गई थी। तो ये बदलाव प्रांतीय कार्यकारिणी के संबंध में किया गया था। इसी प्रकार का बदलाव एक केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में किया गया था, यानी केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को लेने का प्रावधान किया गया। यानी केंद्रीय प्रांतों के बाद केंद्रीय कार्यकारिणी में भी भारतीयों को अधिक से अधिक लेने का प्रयास इसमें किया गया। इस तरह के प्रावधान किए गए। यानी इससे पहले इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को पहले की तरह स्वेच्छाचारी और शक्तिशाली बना रहने दिया गया। उसकी शक्तियों में कोई कमी नहीं की गई, लेकिन उनकी कार्यकारिणी जो परिषद थी उसके गठन के संबंध में कुछ नियम बना दिए गए। अब इस नियम के अनुसार अब कार्यकारिणी पर से पहले से निर्धारित संख्या संबंधी प्रतिबंध हटा दिया गया। जो पहले की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। भारतीय उच्च न्यायालय के उन वकीलों को जिन्हें उच्च न्यायालयों में काम करने का कम से कम 10 साल का अनुभव हो चुका है, जो 10 साल से काम कर रहे हैं, गवर्नर जनरल की परिषद यानी केंद्रीय कार्यकारिणी में लॉ मेंबर के रूप में नियुक्त होने के योग्य माना गया। और इसका लाभ सबसे पहले किसको मिला? इस अधिनियम के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल की परिषद कार्यकारिणी परिषद में सबसे पहले लॉ मेंबर बने वो थे तेज बहादुर सप्रू। ये सवाल भी पूछा जाता है। तेज बहादुर सप्रू यानी गवर्नर जनरल इस अधिनियम इस प्रावधान के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहले जो लॉ काउंसिलर लॉ मेंबर बनने का जो श्रेय इनको प्राप्त हुआ वो थे तेज बहादुर सप्रू। तो ये प्रावधान कर दिया गया। इसी प्रकार कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। पहले 1 हो सकता था, अब 3 कर दी गई। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा लाभ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जिन सदस्यों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल किया जाता था वह दरअसल गवर्नर जनरल या ब्रिटिश सरकार के प्रति ही लायबल हुआ करते थे। उनके पिट्ठू थे, यसमैन थे, वो भारतीय जनता की मांगों को बहुत मुखरता के साथ कार्यकारिणी में नहीं रख पाते थे। तो ये केवल एक सिंबॉलिक था। हालांकि ये बदलाव किया गया, इसका भी अपना एक महत्व है। तो ये समस्त प्रावधान इसमें किए गए और बहुत सारे इनका बहुत लाभ हुआ। आगे संवैधानिक विकास में बहुत मील का पत्थर साबित हुए इनमें से बहुत सारे प्रावधान, लेकिन फिर भी ये भारतीयों की उन अपेक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर पाए जिनकी उस समय आवश्यकता थी। इसलिए हम देखते हैं इस अधिनियम में कुछ कमियां भी थी। भारतीय नज़रिए से देखें तो बहुत ज़्यादा कमियां थी। तो हम देखेंगे अब अधिनियम की कमियां या इसका मूल्यांकन, यानी इस अधिनियम को हम कैसे देखें, अधिनियम का मूल्यांकन या अधिनियम के दोष, उनको हम देखते हैं कि क्या क्या कमियां थीं जो कि भारतीयों की मांग थी और इसमें पूरी नहीं की जा सकती। इन सब के बावजूद भी ये सारे प्रावधान किए गए, फिर भी ये अधिनियम भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका और उनकी इस असंतुष्टता ने भारतीय असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। क्योंकि एक तरफ तो ये अधिनियम पारित किया गया और दूसरी तरफ अंग्रेजों द्वारा बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए जो भारतीयों के इन मांगों के विपरीत थे और उनका दमन करने के लिए बनाए गए थे। जैसे कि रौलट एक्ट, ऐसा एक कानून था
उसी के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। भले ही कुछ उदारवादी तत्वों ने अधिनियम के अनुरूप ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग का प्रयास किया हो, लेकिन जो राष्ट्रवादी वर्ग था वो बिल्कुल भी इसके प्रावधानों के पक्ष में नहीं था। हालांकि बाद में स्वराज्य दल ने इस अधिनियम के अंतर्गत जो गठित होने वाले विधानमंडल थे उनमें भाग लिया, लेकिन उनका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को अंदर से खोखला करना था, अधिनियम के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करना नहीं था। वो इसलिए इसके अधीन बने हुए विधानमंडलों के निर्वाचन में भाग लिया कि अंदर रहकर, सदन में रहकर ब्रिटिश की नीतियों का विरोध किया जा सके। इस अधिनियम द्वारा जो द्वैध शासन प्रस्तावित किया गया था वो पूरी तरह से विफल रहा। वो व्यवहार में उस तरह से लागू नहीं हो पाया जैसे भारतीयों ने की मांग थी, और इससे भारतीयों को बहुत ज़्यादा निराशा हुई, और निराशा और ज़्यादा बढ़ गई। कांग्रेस ने अपने बम्बई के अधिवेशन में, जो कि 1918 में हुआ था, मॉन्टेग्यू का जो रिपोर्ट थी 1918 की, उसकी आलोचना की और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन की और केंद्र और प्रांतों में समान शासन व्यवस्था की मांग की थी। उसको भी नहीं माना गया। और इसके अलावा मॉन्टेग्यू जो प्रतिवेदन, मॉन्टेग्यू रिपोर्ट थी 1918 की, वो और तथा भारत शासन अधिनियम 1919 के लागू होने के बीच में जो अभी मैंने बताया कि रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, यानी मॉन्टेग्यू की रिपोर्ट पहुंच चुकी थी ब्रिटिश सम्राट के पास, लेकिन अधिनियम अभी नहीं बना था। इसी बीच में रॉलेट एक्ट पास कर दिया, तो उससे ब्रिटिशर्स की नीयत का पता लगता है। और इसी रॉलेट एक्ट के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और उसके परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। और असहयोग आंदोलन को दमन के साथ जिस तरह से उसका दमन किया गया अंग्रेजी सरकार द्वारा, वो उससे वातावरण पूरी तरह से बिगड़ गया, और जो अधिनियम से भारतीय संतुष्ट होने थे वो संतुष्ट नहीं हो पाए, और अधिनियम की जो असफलताएं थी, उनकी संभावनाएं थी असफल होने की, वो और ज़्यादा बढ़ गई, और इसके दोषों के कारण से अधिनियम बिल्कुल धराशायी हो गया। अब इसमें बिंदुवार देखते हैं कि कौन कौन से व्यवस्था का दोष थे। यानी ये ना तो भारतीय शासन को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर सका, और ना ही इससे भारत मंत्री की शक्तियों को सीमित किया गया, ना कमी की गई। गृह प्रशासन पूरी तरह से पहले की तरह बना रहा। भारत शासन की स्थिति और प्रकृति पहले की तरह से अनुत्तरदायी बनी रही, और गवर्नर जनरल को पहले की तरह ही असीमित विधायी, प्रशासकीय और वित्तीय शक्तियाँ लगातार यथावत बनी रही, जिससे वो निरंकुश बना रहा, और अपनी कार्यकारिणी के बहुमत होने के बावजूद भी वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं था। इससे इस अधिनियम में किए गए इन प्रावधानों का कोई भी मतलब नहीं बचा था। केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक तो बना दिया गया था, लेकिन गवर्नर जनरल की जो व्यापक शक्तियां थीं, विधायी शक्तियां, वो तत्कालीन परिस्थितियों में दूसरे सदन की उपयोगिता का कोई मतलब ही नहीं बचा था उनमें। राज्य परिषद निर्बल थी, और उसके जो सदस्य थे वो सब स्वामी भक्त थे गवर्नर जनरल के प्रति। उसको बनाने से भारतीयों को कोई लाभ होने वाला नहीं था। और इसके अलावा जो केंद्रीय विधानमंडल में चयनित सदस्यों की तुलना में मनोनीत सदस्यों की संख्या ज़्यादा रखी गई थी, जिससे कि सरकारी सदस्यों की संख्या बनी हुई रहे और भारतीयों की बात वहाँ अच्छे से ना पहुँच पाए। विधानमंडल की शक्तियों को भी सीमित और निर्बल कर दिया गया था। कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका के नियंत्रण के बजाय होना तो ये चाहिए था कि कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण बना रहे, लेकिन यथार्थ में व्यवस्थापिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण बना हुआ था। बजट का 80% भाग विधानमंडल के नियंत्रण से मुक्त था। हालांकि सदन को 20% आर्थिक अनुदान पर चर्चा करने और मतदान करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन गवर्नर जनरल को विधानमंडल द्वारा स्वीकृत किए गए वित्तीय विधेयकों को अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके कानून बनाने की शक्ति के कारण भी ये अधिनियम बिल्कुल व्यर्थ साबित हुआ, ये प्रावधान बिल्कुल व्यर्थ साबित हुए। केंद्रीय विधानमंडल हालांकि प्रजातांत्रिक होने के बजाय कुलीन तंत्र पर आधारित था, प्रजातांत्रिक नहीं था। और ये इसलिए कहा जा सकता है कि जो प्रजातांत्रिक नहीं था क्योंकि इतनी बड़ी आबादी में से केवल 10% जनसंख्या को ही प्रतिनिधित्व दिया गया था। कहने भर को निर्वाचन की पद्धति शुरू की गई थी, लेकिन भारत की जनता का उस निर्वाचन से कोई मतलब था ही नहीं। जिनको मताधिकार दिया गया था वो पहले से ही ब्रिटिश सरकार के प्रति लॉयल थे, और वोट डालने का अधिकार उन्हीं को दिया गया था जो कि संपत्तिवान हो। संपत्ति के आधार पर दिया गया, संप्रदाय के आधार पर दिया गया था। सरकार के चापलूस बड़े बड़े जमींदारों, व्यापारियों और उद्योगपतियों को ही प्रतिनिधित्व दिया गया था।
अब ऐसे में कल्पना की जा सकती है कि वो सरकार के खिलाफ कैसे अपनी आवाज़ को उठाएंगे। तो जिनको प्रतिनिधित्व दिया गया, निर्वाचन में वोट डालने का अधिकार दिया गया, जिनके मत से वहाँ सदस्य चुने जाते थे, वो सरकार के प्रति लायबल थे, ना कि भारतीय जनता के प्रति। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सदन में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे लोकतंत्रीय आदर्शों के लिए कोई भी स्थान नहीं रखा गया था। सांप्रदायिक मताधिकार ऊपर से हिंदू मुस्लिम में दरार डालने और चौड़ा करने का प्रयास किया गया था, और इस तरह देश के आखिरकार दो टुकड़े करने का प्रयास किया गया, जो कि आज़ादी के बाद, आज़ादी के दौरान वो सफल हो पाए। यहीं से वो शुरुआत की गई थी। प्रांतों में हालांकि उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ये केवल ऊपरी था, दिखावा था और दोषपूर्ण था। इस तरह की व्यवस्थाएं की गई और ये प्रावधान थे, और इनके कारण से अधिनियम बहुत ज़्यादा अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया और उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया जिन अपेक्षाओं की मांग भारतीय राष्ट्रवादियों ने की थी। तो ये था 1919 का अधिनियम, जिसके बारे में हमने जाना विभिन्न दृष्टिकोणों से, हर एक एंगल से जाना। इसके बाद हम जानेंगे 1920 से 1935 तक, यानी 1920 से 1935 यानी भारत परिषद अधिनियम बनने तक की राजनीतिक घटनाओं के बारे में, और वो घटनाएं आधार साबित होंगी। उनको जानने के बाद हम जान पाएंगे कि 1935 का अधिनियम आखिरकार बनने के पीछे आधार क्या थे। तो उनके बारे में अगले वीडियो में जानते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। आपके ऐसा करने से हमें इसी प्रकार के शोधपरक वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है, हौसला मिलता है। तो बने रहिए अगले वीडियो तक, अगली क्लास तक अभ्यास करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।